गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम टैक्स ऑडिट एंड बुक फिनलाइजेशन का कोर्स चल रहा है अपना, तो उसको आगे का हम अपना स्टार्ट करते हैं। आपने जिन्होंने हमारे लास्ट सेशन देखे हैं, उसमें मैंने उसमें मैंने लास्ट सेशन में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए थे, समझा दिए थे। अगर पीछे के सेशन से कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। 10 मिनट हम रिवाइज भी कर लेते हैं जो हमने पीछे हमने लर्न किया है और सीखा है कि हम ऑडिट कैसे करते हैं, बुक फिनलाइजेशन कैसे करते हैं, बुक फिनलाइजेशन को टैक्स ऑडिट के प्रोसेस तक कैसे लेके जाते हैं। अगर उसमें पीछे के सेशन में कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं तो मैं ऊपर ऊपर से रिवीजन कर देता हूँ, जिससे कि अगर कुछ कोई न्यू स्टूडेंट आए होंगे, न्यू स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, उनको आगे का समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को पीछे का डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं शुरू से एक बार 10 मिनट का रिवीजन सेशन ले लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। हमने एटलीस्ट लास्ट सेशन में 9 पॉइंट कवर कर लिए थे, और जो रिमेनिंग के पॉइंट है वो आज हम देखते हैं। ठीक है, अगर इन 9 पॉइंट में कोई इश्यू है तो आप बताइए मुझे, नहीं तो हम आगे आगे का अपना आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं और उनको समझते हैं कि कैसे करते हैं। रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जो हमने लास्ट सेशन में समझा है कि हम बुक्स को कैसे फाइनल करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में। मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया है टैली। ठीक है, अगर आप टैली, बीजी या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अकाउंटिंग के लिए, बुक कीपिंग के लिए, तो उसमें बुक्स को कैसे फाइनल करते हैं वो स्टेप मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो उन स्टेप में से मैंने 9 स्टेप्स अपने हमने लास्ट सेशन में कर लिए हैं। तो अब रिमेनिंग स्टेप्स आज देखेंगे, है ना। तो मैं इनको एक बार दोबारा से रीड आउट कर देता हूँ और समझा देता हूँ, मतलब 10 मिनट में। देखो, पहला स्टेप था नीड टू फीड ओपनिंग बैलेंस एज पर लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट। मतलब क्या है इसका, नीड टू फीड ओपनिंग बैलेंस एज पर लास्ट ईयर ऑडिटेड बैलेंस, मतलब जो हमारी लास्ट ईयर की लास्ट फाइनेंशियल ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट है, उसके जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बनाना है किस साल, उसके नेक्स्ट ईयर आके, जिस ईयर की आपकी बुक्स फाइनल करनी है और टैक्स ऑडिट करना है। ठीक है, मैंने आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट शो की थी प्रॉपर, और उससे मैंने अपने टैली में आपको बताया था कि ओपनिंग बैलेंसेस कैसे फीड करते हैं प्रॉपर मल्टीपल लेजर क्रिएट करके। अगर आपको सिंगल सिंगल लेजर पर टाइम लग रहा है तो कैसे करेंगे वो भी बताया था। मल्टीपल लेजर कर टाइम सेव करना है आपको अपना, तो मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था, है ना, टैली के थ्रू। देन मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो तरीके से बताए थे। एक तो ये होता है कि अगर आपके पास बुक्स एंड ऑफ द ईयर आती है और आपको एंड ऑफ द ईयर में बुक्स पूरी बनानी है, तो आप कैसे बैंक रिकंसिलिएशन करेंगे। अगर आपकी बुक्स डे टू डे मेंटेन हो रही है तो उस केस में आप बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट केस में ये था कि आपके पास जस्ट स्टेटमेंट आती है हार्ड कॉपी में प्रिंटेड बैंक से, और आप उसको डायरेक्ट फीड करते हो। देन उसकी एंट्रिया जो आपको आपको समझ में आती है वो आप मतलब उनको क्लियर कर देते हैं। जैसे आपको कोई पेमेंट गई उसको एक्सपेंस में फीड कर दिया, कुछ रिसिप्ट आई है डेटर से उनको कर दिया। तो जो एंट्री आपको समझ में आती है आप उनको क्लियर कर लेते हैं। जो एंट्री आपको समझ में नहीं आती उनको आप सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद वो आप जो सस्पेंस की लिस्ट होती है आप अपने क्लाइंट को शेयर करोगे। क्लाइंट को शेयर करने के बाद वो आपको एक्सेल में या जैसे भी आप वो अपने रिमार्क्स देगा किस पे, सस्पेंस पे, कि ये पेमेंट इनको इनको गई है और ये रिसिप्ट इनसे आई है। देन आप बैंक रिकंसिलिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंसेज है और आपका जिस जिस सॉफ्टवेयर में आप अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस मैच कर सकते हैं। ये तो हमारा तरीका हो गया कि एंड ऑफ द ईयर में आपके पास किसी बुक्स को बनाना है और उसका टैक्स ऑडिट करना है। ठीक है, सेकंड और लीगल प्रोसेस क्या होता है, बैंक रिकन्सिल का डे टू डे एंट्री करनी। डे टू डे मीन्स जो आपके चेक है, क्योंकि चेक एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। चेक की कुछ चेक ऐसे होते थे जो पोस्ट डेटेड होते हैं लेकिन इशू अप किए जाते हैं, लेकिन पोस्ट डेटेड होते हैं, क्लियर बाद में होते हैं। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि डे टू डे में कैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि जैसे लेट सपोज कोई बहुत सारी चेक ऐसे होते हैं जो 31 मार्च को इशू हो जाते हैं लेकिन क्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया था, है ना। और ये भी बताया था कि जो क्लोज बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस आता है वो कौन सा आता है, बुक बैलेंस आता है या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आता है, ये बताया था सेकंड टॉपिक में, है ना।
तो मैंने आपको प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बता दिया था, ठीक है। और थर्ड आया था कि थर्ड में मैंने बताया था रिकंसाइल द सेल परचेज आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स विद जीएसटी रिटर्न। मतलब मैंने इसमें क्या बताया था कि आपको R1 और बुक्स को बताया था, ठीक है। R1 और बुक्स और 3B और बुक्स को बताया था 2A या 2B को बुक्स से बताया था, ठीक है। कि मतलब R1 जो जीएसटी R1 जाती है हमारी वो बुक से मैच होनी चाहिए, 3B है जो वो बुक से मैच होनी चाहिए, 2A 2B और वो बुक से मैच होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो इसके बारे में बताया था कि इसको रिकंसाइल कैसे करते हैं, और अगर उसका डिफरेंस आता, अगर कोई डिफरेंस की रेट आता है इन तीनों केसेस में, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। मैंने जीएसटी 9 में बताया था कि अगर आपके डिफरेंसेस है तो आप जीएसटी 9 में कवर कर सकते हो। तो वो चीजें मैंने आप अपने लास्ट सेशन में बताया था। अगर आपको कोई इशू है, अगर आपने ये पॉइंट देखे नहीं है, तो आप मेरे लास्ट सेशन में जाके सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं अपने, है ना। देन आ गया था क्लियर सस्पेंस अकाउंट। क्लियर सस्पेंस अकाउंट क्या था कि जो मैनेजमेंट है, फर्म फर्म के जो मैनेजमेंट होते हैं, उनसे हम अपने सस्पेंस की लिस्ट जो होती है वो शेयर करेंगे, और देन वो अपने रिमार्क्स देंगे कि ये सस्पेंस, मतलब जो सस्पेंस की एंट्री है, ये पेमेंट या रिसिप्ट किसको गई है, किससे आई है ना। तो वो सस्पेंस बताया था कि सस्पेंस कैसे होता है और सस्पेंस का मतलब क्या होता है, सस्पेंस का मतलब भी बताया था मैंने, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि फिफ्थ पॉइंट अपना आ जाता है कि नो एंट्री ऑन नेशनल हॉलीडे। मतलब जो भी नेशनल हॉलीडे है उस दिन कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं होनी चाहिए। नेशनल हॉलीडे आपको पता है इंडिया के क्या होता है, जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, तो जो भी हमारे नेशनल हॉलीडे उस दिन एंट्री नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बताया था आपको स्टॉक। स्टॉक क्या है, जस्ट जस्ट जब आप परचेज फीड करते हो तो परचेज फीड करने के बाद जो स्टॉक की वैल्यू आती है वो परचेसिंग वैल्यू आती है, तो वो मतलब कॉस्ट आती है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका सॉफ्टवेयर में क्लोजिंग स्टॉक क्या शो करेगा, कॉस्ट शो करेगा। और एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अगर आपको कॉस्ट बुक्स में नहीं दिखानी है, तो अगर आप एनआरवी को फॉलो करते हो तो एनआरवी के थ्रू भी आप अपने बैलेंसेस दिखा सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सटेंड द कस्टमर एंड वेंडर लेजर बैलेंस कंफर्मेशन लेटर। मैंने ये आपको बताया था कि बैलेंस कंफर्मेशन लेटर कैसे सेंड करते हैं पार्टी को, है ना। फिर देन मैंने बताया था 8 पॉइंट में नीड टू पास बैड डेब्ट एंट्री विद डिस्कस आफ्टर डिस्कस विद मैनेजमेंट। मतलब अगर किसी पार्टी डेटर्स ने हमें हमारी किसी बिल्स के अगेंस्ट कोई रिसिप्ट नहीं दी है और वो मना कर रही है, कोई डिस्प्यूट हो गया हमारी पार्टी के साथ, और हम उसके साथ एग्री हैं कि क्योंकि उसके साथ एग्री हैं कि ये डिस्प्यूट हमारी तरफ से हुआ है, तो हम उसको एग्री, तो हमें वो एंट्री बैड डेब्ट में एंट्री कैसे करनी है मैंने वो बताया था आपको कि डेटर्स को राइट ऑफ कैसे करेंगे बैड डेब्ट के थ्रू, है ना। फिर मैंने बताया था आपको 9 पॉइंट में कैश, जो हमारे कैश के एक्सपेंसेस होते हैं विद इन लिमिट होने चाहिए, नो नेगेटिव कैश बैलेंस थ्रू आउट द ईयर। ये मैंने आपको बताया था टैली पे कि कैसे हम 1 अप्रैल 2000, जैसे लास्ट ईयर किसका ऑडिट होना है, अभी बुक्स किसकी फाइनल होगी, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 हमारा ईयर क्लोज हुआ है रिसेंटली। तो उसमें इस ईयर की हमारी बुक्स फाइनल होगी, तो इस ईयर में डे टू डे हमें क्या देखना है, जो कैश है वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। डे टू डे की हमें एंट्रीज देखनी है ना। तो डे टू डे की टैली में कैसे एंट्री ओपन करते हैं मैंने वो आपको बताया था लास्ट सेशन में। और कैश की लिमिट क्या होती है वो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। जैसे जैसे हमारा सेक्शन 40 है होता है, उसमें अगर कोई एक्सपेंस है कैश में करना है तो आपको 10,000 की लिमिट है पर डे की, पर पर्सन में। तो वो चीजें बताई थी। तो कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट है, और कैश ट्रांजेक्शन लिमिट से लेके मैं एक नोट्स भी अपनी अपलोड कर दूंगा पोर्टल पे, जिससे कि आपको, आप जब बुक्स को फाइनल करोगे तो आप उन कैश की ट्रांजेक्शन को रिव्यू कर लोगे कि किन किन कैश ट्रांजेक्शन को आपको देखना है ना। अब आ जाता है हमारा टेंट पर नीड टू पास डेप्रिसिएशन एंट्री एज पर डब्ल्यू डी वी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है तो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। डब्ल्यू डी वी का मतलब क्या होता है बताइए अगर आपको पता है तो। डब्ल्यू डी वी फुल फॉर्म क्या होती है डब्ल्यू डी वी की, रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिशिएट करने के हमारे 3 टाइप्स होते हैं।
तो हम उसमें से 3 टाइप में से WDV का यूज करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, है ना। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब जो आपने वैल्यू को डेप्रिशिएट किया, उसके बाद जो डेप्रिशिएट करने वाली वैल्यू आएगी तो नेक्स्ट ईयर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेंगे, है ना। और एक होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब जिसे हम बोलते हैं फिक्स, जिसमें हम फिक्स वैल्यू पे डेप्रिशिएट करते हैं, है ना। तो अब मैं इसको बताऊंगा 10 पॉइंट से हम चालू करते हैं अपनी सेशन। जो हमारा 10th स्टेप है, नीड टू पास डेप्रिसिएशन एंट्री एज पर WDV। देखो, अब हमें तो ये तो पता चल गया कि डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है बुक्स फाइनल के टाइम। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे पास होती है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, चैट बॉक्स में करिए जब तक मैं अपना डेटा ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, है ना। हमें बुक्स किसकी लास्ट डेट फाइनल करनी है, 1 अप्रैल 2022। मैं इसलिए आपको, देखो ये एक्चुअल डाटा है तो इसलिए मैं 22-23 का ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें क्या सीखना है, एक्चुअल डाटा पे सीखना है। अगर जब तक आपको एक्चुअल डाटा पे काम करना नहीं आएगा तो आप बुक्स फाइनल नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए मैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की बुक्स फाइनल करनी, मतलब ये एसएनएस एंड एसोसिएट्स की इनकी बुक्स फाइनल 80% हो चुकी है, इनकी हमने कर दिए। तो मैं इसमें आपको एंट्रीज दिखाऊंगी कैसे करनी होती हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई इश्यू आता है तो आप मेरे को चैट बॉक्स के थ्रू मैसेज कर सकते हैं ना। नीड टू पास डेप्रिसिएशन एंट्री, अब डेप्रिसिएशन एंट्री मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, मैंने अपना डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम, अगर आप टैली यूज कर रहे हो, टैली की तरफ बुक्स फाइनल कर रहे हो, कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल जो हैं इंडिया में ज्यादातर टैली यूज करते हैं बुक्स को फाइनल करने के लिए, ठीक है, जो स्मॉल इंडस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं, है ना। और जो बड़ी, जिनकी जिनकी टर्नओवर ज्यादा होती है, जो बिग इंडस्ट्री होती है, वहां ज्यादातर सैप होता है, तो सैप में भी होता है, तो सैप में सैप के थ्रू बुक्स फाइनल की जाती है। लेकिन जो इंडियंस क्लाइंट होते हैं वो ज्यादातर अपनी टैली के थ्रू बुक्स मेंटेन करते हैं, और वो जो सीए होता है वो भी टैली में बुक्स फाइनल करता है ना। इसलिए मैंने टैली लिया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए टैली की तरह, क्योंकि टैली आपको भी पता है, टैली सॉफ्टवेयर, जहां भी जाओगे आपको टैली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ डेप्रिसिएशन एंट्री पे। देखो, ये मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर रखी है ना। कौन सी डेट में पास कर रखी है, मैंने 31 मार्च में पास कर रखी है, 31 मार्च 2023, मतलब एंड ऑफ द डे। अब इसमें मैंने एसेट्स को डेप्रिसिएट कर रखा है। एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए लॉस है एक तरीके से, एक्सपेंस है एक तरीके से। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। और एसेट्स क्या है हमारी। अब देखो, दो टाइप की अप्रोच होती है, मॉडर्न अप्रोच होती है एक, और सेकंड अप्रोच कौन सी होती है बताएगा, हमारी 2 टाइप्स की अप्रोच कौन सी होती है, एनीवन एल्स जो मुझे बताएगा, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको एंट्री समझ में आएगी, डेबिट क्रेडिट समझ में आएगा अगर आपको अप्रोच पता है। फिक्स एसेट सर। अकाउंटिंग अप्रोच कितने टाइप्स की होती है हमारी, आपको जर्नल एंट्री सीखनी है तो आपको आपको अकाउंटिंग अप्रोच पता होनी चाहिए। 2 टाइप्स की होती हैं, उनको डिफाइन तो कीजिए। मेरे को चैट बॉक्स में आया है एसके अनोवर अली की तरफ से कि 2 टाइप्स की होती है, तो सर 2 टाइप्स में उनके नेम बताइए ना, नेम मेंशन कीजिए, जिससे जिससे कि जिसको पता नहीं होगा, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा तो उनको तो पता चल जाएगा, है ना। बताइए, फिर मैं आगे करता हूँ। देखो, एक होती है मॉडर्न अप्रोच और एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, है ना, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, और गेन या प्रॉफिट है तो उसका क्रेडिट। ये हो गई हमारी क्या, मॉडर्न अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, जो अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना।
और पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होता है? देखो मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको समझाता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन क्या आ गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट हो गया तो मतलब हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, और बाकी जो फिक्स एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस, अब एसेट्स का बैलेंस डाउन हो रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होती है। मॉडर्न अप्रोच नहीं है, मॉडर्न अप्रोच लग जाएगी। और डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट, है ना? ठीक है। एंट्री में कोई, अगर आपको ये एंट्री समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताइए। अब बात आती है कि आपको डेप्रिसिएशन एंट्री तो समझ में आ गई, लेकिन डेप्रिसिएशन रेट क्या होगा? वो डेप्रिसिएशन रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन है कि डेप्रिसिएशन एसेट्स पे क्या लगेगा। जैसे जैसे मेरे पास मोबाइल फोन और लैपटॉप है ना? तो देखो मैं आपको जो मोटा मोटा बता देता हूँ, मतलब जो हमारे मेन एक्सपेंस, मेन एसेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया 10% होता है, कंप्यूटर्स लैपटॉप हो गया 40% होता है डेप्रिसिएशन रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, उसमें 50% होता है ना? तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना होता है? डेप्रिसिएशन लगाना होता है। अगर जब आप डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर की एंट्री कर रहे हो तो आप, अगर आपको रेट भी नहीं पता है तो आप गूगल पे जाके क्या कर सकते हो? डेप्रिसिएशन रेट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। 61। यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया की जो गवर्नमेंट साइट है उस पे देखना है ना? इनकम टैक्स इंडिया .gov.in पे देखो, ये हमारी डेप्रिसिएशन चार्ट आ गया, है ना? और आप अब लेट सपोज आपको कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करना है, तो यहाँ पे आगे कंट्रोल एफ कीजिए, कंप्यूटर्स लिखिए यहाँ पे आप, देखो कंप्यूटर, देखो 40%। और ये प्रीवियस, ये देखो इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं पहले। अब मैं अमेंडमेंट दिखाता हूँ कब से हुई है अमेंडमेंट। देखो 2003 और 4, 2003 से 2006 तक हमारी क्या थी? 60% थी। और 6 से 17 18 तक भी 60% थी। 18 19 से हमारी क्या होने लगी? डेप्रिसिएशन 40% हो गई। तो आपको मैंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन रेट कैसे चेक करना है। आपको किसी और साइट पे नहीं जाना है, इनकम टैक्स india.gov.in पे जाना है, और ये जो चार्ट है इसमें चेक करना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। ठीक है। अभी देखो ये मैंने मोबाइल फोन की एंट्री पास कर रखी है। ये फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेस हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, और नहीं है तो नहीं है। और ये मोबाइल फोन का देखो, हमने मोबाइल फोन परचेज किए हैं तो इसमें आ गया आपका, और उसमें मैंने डेप्रिशिएट कर दिया। देखो डेप्रिसिएशन में क्या है? अगर आपने 1 अक्टूबर से पहले एसेट्स परचेज की है तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? पूरे 12 मंथ्स का लगेगा। और आफ्टर 1 अक्टूबर है तो कितना लगेगा? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये चीजें मैं आपको, जब मैं बैलेंस शीट ड्रॉ करूंगा टैली के थ्रू, जब मैं आपको बताऊंगा डेप्रिसिएशन चार्ट एक्सेल में कि बैलेंस शीट के टाइम हम डेप्रिसिएशन चार्ट कैसे बनाते हैं। अभी आपको बुक्स में जस्ट आपको रेट पता होना चाहिए, और डेप्रिसिएशन रेट के बाद आपको कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, लगाना होता है। तो कितना मंथ का लगाना होता है? अगर 1 अक्टूबर से पहले है तो आपको कितना लगाओगे? 12 मंथ्स का। और आफ्टर 1 अक्टूबर है तो 6 मंथ का 6 मंथ। डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है। मतलब डेज वाइज नहीं लेना है, मंथ वाइज लेना है ना? अगर डेप्रिसिएशन एंट्री में कोई इश्यू है आपको तो बताइए, मैं आगे के पॉइंट कंसीडर आपको आप लेके चलता हूँ। एनिमल जेल जिसको डेप्रिसिएशन एंट्री समझ में नहीं है आई हो, सोमिल जी ने बोला है कार, अगर मैंने क्या किया, अगर आपने कोई एसेट्स 1 अक्टूबर के बाद परचेज किए तो उसमें 6 मंथ का लगेगा, चाहे आपने फरवरी में किया है चाहे आपने किसी भी मंथ में की हो, है ना? कंपनीज एक्ट में लगता है डे टू डे। जब मैं कंपनीज
किसी कंपनी की बैलेंस शीट बुक्स मैं फाइनल करूंगा जब मैं कंपनी के एक्ट के भी अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। अभी तो हम एज अ इंडिविजुअल की बुक्स में लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें इजी लगेंगी समझने में। जब हम कंपनी की बुक्स में, अभी तो देखो हमारा क्या तरीका है बुक्स फाइनलाइजेशन कोर्स में, क्या है हमें पहले हम इंडिविजुअल का सिखाएंगे आपको बुक्स फाइनलाइजेशन, देन हम आ जाएंगे कंपनी पे, देन हम आ जाएंगे पार्टनरशिप पे, है ना। तो अभी हम इंडिविजुअल है, ये एस एंड एसोसिएट्स इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है जी। जी सर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे अपने। डेप्रिसिएशन का आपको समझ में आएगा, नीड टू पास डेप्रिसिएशन एंट्री कब पास करेंगे हम? 31 मार्च 2023, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी। और किसके हिसाब से पास करेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। अब जाता है इंटरेस्ट पेबल एंड रिसीवेबल ऑन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। मतलब अगर आपने कोई लोन ले रखा है, बिजनेस लोन, या आपने किसी को लोन दे रखा है, देखो प्राइवेट लिमिटेड में लोन तो दे नहीं सकते, प्रोप्राइटरशिप क्या है, इंडिविजुअल है, वो तो भाई लोन ले भी सकता है, दे भी सकता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगा हुआ है ना। कंपनी कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन देखने होते हैं बुक्स फाइनल करते टाइम, है ना। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में क्या है, प्रोप्राइटरशिप तो नॉर्मल है, कोई एक्ट नहीं है, उसे तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो भी चीजें देखनी है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है 11 सॉरी, इंटरेस्ट पेबल रिसीवेबल ऑन लोन। तो आपको क्या करना है कि अब जब आप बुक्स फाइनल करोगे तो आपको जो प्रोप्राइटर होएगा, जिसकी आप बुक्स फाइनल कर रहे हो, उससे आपको क्या लेना है, लोन शेड्यूल लेना है। अगर उसने लोन ले रखा है और लोन शेड्यूल में पूरा मेंशन होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, तो आपको एवरी मंथ उन एंट्रीज को बुक करना है। मेरे केस में लोन है नहीं तो मैं आपको टैली में लोन दिखा नहीं पाऊंगा कि एंट्री कैसे करते हैं, मैं एंट्री आपको बता सकता हूं। अगर एंट्री आपको पता है तो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए मुझे। इंटरेस्ट की एंट्री क्या करेंगे अगर हमने लोन ले रखा है तो? इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस है तो क्या डेबिट होएगा या क्रेडिट होएगा? एक्सपेंस डेबिट टू इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। या फिर आप ड्यू बेसिस पे करना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू HDFC लोन, ICICI लोन, जिससे भी आपने लोन लिया है, मतलब, है ना। तो ये सर मान लो 15 दिन का है तो सर 15 दिन के हिसाब से लगेगा। देखो जो इंटरेस्ट होएगा आपका वो लोन शेड्यूल में मेंशन होएगा। मैंने क्या बताया आपको, अपने एजम्पशन पे इंटरेस्ट की एंट्री नहीं मारनी है, आपको एंट्री कहां से देखनी है, चेक करनी है, आपको लोन शेड्यूल लेना है। लोन शेड्यूल कौन देगा? बैंक। वो बैंक की हेडेक है कि वो कितने दिन का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहा है ना। जैसे सर मंथली जाता है तो हमने एंड ऑफ ईयर में नहीं नहीं 31 नहीं, ऐसा है, ऐसा होता है जो लोन शेड्यूल होता है, लोन शेड्यूल में आपकी डेट मेंशन होती है, EMI की डेट जाती है आपकी। मान लो 15 तारीख है सर। जी जी। 15 एवरी मंथ 15 तारीख हाँ तो तो सर एवरी उसका मंथ 15 तारीख को हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो तो एंट्री तो पास कर दी सर। उसमें बुक फाइनलाइज में 31 मार्च लेंगे क्या और नहीं 15 दिन नहीं का नहीं नहीं इंटरेस्ट नहीं, निकाल लेंगे? देखो देखो देखो, ऐसा होएगा। सबसे पहले मैं पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ लोन शेड्यूल का। हमने लेट सपोज 1 अप्रैल, मैं लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर को ले लेता हूँ, 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023 की हम बुक्स फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। जी और हमने लोन लिया है, लेट सपोज 1 अप्रैल को ही हमने लोन ले लिया, तो आपके बैंक अकाउंट में रिसिप्ट आई, लोन सैंक्शन होने के बाद आपके पास बैंक में पैसा आया, आपने हाँ लाइबिलिटी क्रिएट की। हाँ लाइबिलिटी क्रिएट करने के बाद अब वो लाइबिलिटी धीरे धीरे पे होगी, जी और वो पेमेंट की एंट्री आपको पेमेंट जो लाइबिलिटी आपकी EMI जाएगी वो बैंक से जाएगी। जी सर। तो लाइबिलिटी धीरे धीरे बैंक से सेटअप होगी। अब हाँ जो बैंक से एंट्री जाएगी उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, तो जी इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा।
वो तो है सर, मान लो जैसे 15 तारीख को लोन या 15 अप्रैल को लोन ले लिया, जी। तो फिर सर लास्ट मंथ की एंट्री मार्च की, उसमें इंटरेस्ट 15 दिन का डालेंगे। मार्च की हमें ड्यू करनी है ना। अच्छा, अब लेट सपोज फरवरी का हमारा जो हमारी फरवरी की जो आपकी ईएमआई है वो मार्च में चली गई है ना। जो सर 15 तारीख को मतलब 31 मार्च को ड्यू करेंगे, वो 15 दिन का इंटरेस्ट होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, जो आपका लोन शेड्यूल में मेंशन कर रखा होगा मार्च में, मार्च मंथ में उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। हाँ। आपने 3 साल के लिए लोन लिया तो वो 3 साल तो कवर करेंगे ना। आपको लोन शेड्यूल से सब देखना है। जी जी। आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आपको आप मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन इसमें क्या होता है, जो लोन शेड्यूल होता है, लोन शेड्यूल इसलिए जब भी आप किसी सीए कोई सीए अब जो बुक्स फाइनल करता है ना, तो अगर उसको दिखता है कि बुक्स में लाइबिलिटी क्रिएटर लोन है, तो वो सबसे पहले लोन शेड्यूल मंगाता है। और लोन शेड्यूल से जो ईएमआई उसकी डेबिट हो रही है उनको उनकी एंट्री से मैच कर लेता है। और मार्च की एंट्री देखता है कि लाइबिलिटी क्रिएट है कि नहीं, क्योंकि मार्च की एंट्री कब जाएगी, अप्रैल में जाएगी। अप्रैल में। हाँ, तो वो चीज होता है ना। जी। ओनली मार्च का आपको पेबल दिखाई देगा। ठीक है सर। ठीक है जी। अब ठीक है सर। अगर किसी और कुछ इश्यू है तो बताइए आप। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट है नीड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर एक्सपेंस ड्यू मार्च एक्सपेंस। मतलब हमें जो हमारे मार्च के एक्सपेंस होते हैं, मार्च के एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, अगर कमीशन जाना मार्च का वो हो गया, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट होते हैं। प्रोविजन क्या, जस्ट फॉर प्रोविजन, प्रॉफिट में से प्रोविजन क्रिएट कर लिए। लेकिन नॉर्मली कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करता है, जस्ट जब एक्सपेंस को वो दिखाता है बैलेंस शीट में तो वो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस लिख देता है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जी, ये गेटवे होटल ये बैलेंस शीट में आए। अब जैसे सैलरी पेबल है, ये देखो एवरी मार्च की सैलरी ड्यू है। मैं किसी का भी लेजर ओपन करूंगा, देखो 45,000 मार्च की सैलरी ड्यू है। तो अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो उसमें क्या दिखाएंगे, सैलरी पेबल दिखा लो या प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बना लो, है ना। तो वो चीज होती है। जी जी। और ये देखो इनको एडवांस जा रही तो एडवांस हो रहा है। अब ये एडवांस कैसे बैलेंस शीट में से करूंगी, जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, आपको बैलेंस शीट इसी फर्म की ड्रॉ करके दिखाऊंगा एक्सेल में, तो एडवांस को कैसे शो करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। जी सर। मेरे केस में रेंट है नहीं तो मैं रेंट को भी दिखाता। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, नीड टू बुक ऑडिट फीस। ऑडिट फीस, अब देखो, अब बुक्स ऑडिट में तो ऑडिट फीस तो मैंडेटरी है बुक करनी। तो अब ऑडिट फीस को 31 मार्च पे हम क्या करेंगे, बुक करेंगे। मैं देख लेता हूँ ऑडिट फीस बुक है कि नहीं है मेरी बुक्स में। ऑडिट फीस मेरी केस में बुक नहीं है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बुक कर लेता हूँ। कब करूंगा, कौन सी डेट पे बताइए, 31 मार्च 31 मार्च 2023। 2023। अब इनसे हम ऑडिट फीस जो एसएनएस एंड एसोसिएशन, इनसे हम 50,000 ऑडिट फीस चार्ज करते हैं, टैक्स ऑडिट फीस। तो मैं क्या करूंगा, टैक्स ऑडिट किस में जाएगा, टैक्स ऑडिट फीस ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। खर्चा है हमारे लिए, है ना। जी। देखो अगर टैक्स ऑडिट फीस पे उन्होंने जीएसटी चार्ज किया है तो आप एप्लीकेबल कर दोगे। अगर जीएसटी चार्ज नहीं किया, जीएसटी चार्ज क्यों नहीं करेगा, अगर उन्होंने जीएसटी नहीं ले रखा होगा तो वो जीएसटी चार्ज नहीं करे तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अगर जीएसटी चार्ज है तो आप जीएसटी एप्लीकेबल कर दोगे, 18% लगेगा जीएसटी ऑडिट फीस पे, है ना। मेरे केस में अभी मैं नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूँ। अब क्या करूंगा, 15,000 से बुक कर दूंगा। अब यहाँ क्या करूंगा, ऑडिट फीस पेबल, है ना। जी सर। ग्रुप क्या आएगा ऑडिट फीस पेबल का, करंट लायबिलिटी। देखो आपको अगर मॉडर्न और अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच पता है तो आप डेबिट क्रेडिट और उसकी ग्रुपिंग करने में कभी गलती नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप
कहीं से भी नॉर्मली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 11th-12th स्टैंडर्ड की बातें होती हैं। आप बुक्स फाइनलाइजेशन करने बैठे तो डेबिट क्रेडिट तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात हो गई, है ना। तो देखो मैंने बुक कर दी अपनी टैक्स ऑडिट फीस, ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब ये बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी की साइड शो हो रही होगी, ऑडिट फीस पेबल, सैलरी पेबल, है ना, ये लाइबिलिटीज हैं। आप इनके लिए प्रोविजन भी प्रॉफिट में से बना सकते हो और नहीं भी, क्योंकि इंडिविजुअल है ना। प्रोविजन बनाना जरूरी है सर? ऐसा कुछ है नहीं प्रोविजन बनाना, आप प्रोविजन बना सकते हो अगर आपको अपना प्रॉफिट को। अब प्रोविजन कैसे बनेगा, प्रोविजन तो आप प्रॉफिट में से बनाओगे ना। और इसमें अब क्या है, अब एज पर इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप प्रोविजन क्रिएट करो, मैंडेटरी है ना। जी सर। क्योंकि इंडिविजुअल है, प्रोपराइटर है। प्रोपराइटर में क्या है, उसके ऊपर किसी एक्ट की वो नहीं है, एप्लीकेबिलिटी है नहीं। इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करता है नॉर्मली और जीएसटी देखता है अपना, ठीक है। नीड टू बुक्स ऑडिट फीस, बुक्स ऑडिट फीस हमने बुक कर ली। जी सर। अब आ जाता है डिस अलाउंस ऑफ पर्सनल एक्सपेंस इफ एक्सपेंसेस शो इन। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कोई डिस्क्राइब करेगा मुझको? खाने पीने का सर? नहीं, एनीवन एल्स। पर्सनल एक्सपेंस हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, मैंने बुक्स किसकी बुक्स जो मैंने अपने टैली में ओपन कर रखी है वो इंडिविजुअल की है, कंपनी की, किसकी है? मैंने शुरू में बताया था आपको, हम इंडिविजुअल की बुक्स को मेंटेन करने, मतलब प्रोपराइटर, है ना। तो प्रोपराइटर में जो पर्सन होएगा, अब वो बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग हैं जी सर। और पर्सनल एक्सपेंसेस अलग हैं। अब क्या हाँ। करते हैं, कई बार जब बुक्स फाइनल होती है ना तो सीए क्या देखते हैं कि टैक्स कम करने के लिए कहीं प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में तो डिस्क्लोज नहीं कर दिए हैं, क्योंकि भाई अगर वो एक्सपेंस दिखाएगा तो प्रॉफिट कम हो गया, है ना। गाड़ी वगैरह का सर? प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स लाइबिलिटी कम होगी, इनकम टैक्स लाइबिलिटी। तो अब वो क्या करेगा, चलो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में तो डिस्क्लोज कर दिया, जब सीए कंप्यूटेशन बनाएगा इनकम टैक्स की तो वहां जाके पर्सनल एक्सपेंस को डिसअलाउ कर देगा और उस पर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा, ठीक है। समझ में आया आपको? जी सर। अब लेट सपोज जैसे स्कूल की फीस है, बच्चों प्रोपराइटर है उसने स्कूल की फीस प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज कर दी। अब स्कूल की फीस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं हम? नो सर। ड्राइंग से हम दिखा सकते हैं पीएनएल में? ड्राइंग तो सर कैपिटल कम कर होगी। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स भी तो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। मतलब वो अपने ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस से वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग्स विड्रॉ कर रहा है, मतलब पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकाल रहा है बिजनेस से, है ना। कैपिटल कम नहीं होगी सर? कैपिटल तो कम होगी, कैपिटल तो, अब कैपिटल क्या होगी, डेबिट हो जाएगी ना। तो सर फिर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाना वो? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते, कैपिटल का पार्ट है वो। अब उसने शुरू में कैपिटल लगाई, अब वो कैपिटल विड्रॉ करना है। प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट भी तो कैपिटल का पार्ट है जी सर। है ना। अब लेट सपोज जो प्रॉफिट निकल के आएगा, लेट सपोज 1 लाख प्रॉफिट आया किसी बिजनेस का प्रोप्राइटरशिप के केस में, और वो 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा, है तो ओनर का ही, है तो उसकी कैपिटल ही, जी सर। है ना। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री आपको बताऊंगा, कैसे एडजस्टमेंट एंट्री मारते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि पीएनएल को भी हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, किस केस में, प्रोप्राइटरशिप की केस में। जी सर। पर्सनल एक्सपेंस समझ में आ गया, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, which expenses are not related to business। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 15, नीड टू रिकंसाइल पीटी एक्सपेंसेस अबव 5000, नीड टू चेक रेवेन्यू स्टैम्प। रेवेन्यू स्टैम्प क्या होती है, रसीदी टिकट? बताओगे? वो जो सर पोस्टल में मिलती है रसीदी जी टिकट? जी जी जी, रेवेन्यू स्टैम्प होती है वो।
आपको मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ रेवेन्यू स्टैम्प पर। ये रेवेन्यू स्टैम्प होती है हमारी, इमेज में दिखा देता हूँ। ये रेवेन्यू स्टैम्प होती है ना, 100 पैसे लिखा है। अब क्या है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे 5000 के अबव, तो आपको क्या करना है, उनको अटैच करना है, किससे, इस स्टैम्प के साथ अटैच करना है। नहीं तो आप क्या करोगे, उन जो है आपने 5000 से अबव एक्सपेंस किए हैं कैश में, किसमें, कैश में आपने जो किए हैं, वो आप क्या करोगे, कितने रुपए की लगेगी सर ये 5000 से ऊपर? अगर आपने 5000 से ऊपर कैश में पेमेंट की है ना, जी सर। देखो 10,000 से ज्यादा आप कैश पेमेंट कर नहीं सकते किसी एक्सपेंस के लिए, नहीं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट है। जी। और 10,000 से नीचे और 5,000 के बीच में कोई पेमेंट है एक्सपेंस से रिलेटेड, तो हाँ। आपको जो वाउचर्स मेंटेन होते हैं, जी डे बुक मेंटेन होती है ना, तो जी जी। वाउचर्स पे आपको क्या करना है, 5 रेवेन्यू स्टैम्प को अटैच करना है। कितने की सर, 1 रुपए की, 5 रुपए की? 100 पैसे की जो आती है, ये हाँ, दिखाता हूँ ना, 1 रुपए की सर, 1 रुपए की। ठीक है सर। है ना, 1 रुपए, ठीक है सर। 100 पैसे ठीक है मतलब सर। 1 रुपए ही होता है। जी जी जी। हाँ, तो 1 रुपए की आपको क्या करना है, अगर अगर आपको, और ये मिलेगी कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। ये 15 पॉइंट समझ में आ गया आपको, नीड टू रिकंसाइल पेटी एक्सपेंस। अब मैं दिखा देता हूँ, मैं अपना डिस्प्ले अकाउंट लेजर कैश को ओपन कर लेता हूँ। देखो, ये जो भी एक्सपेंसेस हो रही हैं, स्टाफ वेलफेयर 8,000 की इन्होंने बुक कर रखी है, तो ये इन्होंने क्या किया है, जितनी भी ये एक्सपेंसेस है ना, ये इनके पास जो ये फर्म है, इन्होंने वाउचिंग कर रखी है और इस पे स्टैंप अटेस्टेड है। जो भी ये पेमेंट्स हो रही हैं, जो भी, देखो मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ, अगर आपको फिल्टर लगाना है टैली में किसी लेजर में, तो आप क्या करोगे, Alt F12, देन वाउचर, देन लेजर्स नेम कंटेनिंग, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पेमेंट्स के वाउचर देखने हैं, जस्ट अ मिनट, आ नहीं रहा है, एक बार मैं फिर से लगाता हूँ। वाउचर टाइप लेंगे, मैंने लेजर सिलेक्ट कर लिया था, वाउचर टाइप, क्योंकि हमें क्या लगाना है, पेमेंट के वाउचर में फिल्टर लगा रहा है ना, तो वाउचर टाइप लेंगे, नेम, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आप टैली में फाइनल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, फिल्टर लगाओगे ऐसे और सारे एक्सपेंस देख लोगे, ठीक है। और सारे एक्सपेंस जो भी 5,000 या 5,000 से अबव है, अब उनकी वाउचर आप क्या मंगाओगे, वाउचर से मंगाओगे, और उन पर देखोगे क्या कि स्टैम्प अटैच्ड है कि नहीं है ना। तो ये जितनी भी एक्सपेंसेस आ रही हैं, इन पे अटेस्टेड है, क्योंकि ये इनका क्या है कि ये हर महीने फिक्स कर रखा हुआ होता है इन्होंने कि 8,000 का एक्सपेंस जाना है तो जाना है स्टाफ वेलफेयर में, क्योंकि स्टाफ वेलफेयर भी जरूरी है एम्प्लॉइज का, है ना। जी सर। ठीक है, ये समझ में आ गया 5,000 से अबव का। ये क्लियर है आपको 15 पॉइंट? जी सर। अब जाते हैं मेन कंसेप्ट, आ जाता है टीडीएस, नीड टू रिकंसाइल टीडीएस डिडक्शन ऑन वेरियस पेमेंट एंड एक्सपेंसेस। टीडीएस का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है टीडीएस की, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। और डिडक्ट किस पे करना होता है, पेमेंट पे। पेमेंट किस पर्पज के लिए की जाती है, एक्सपेंसेस के लिए की जाती है। तो अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिस्क्राइब कर रखा है कि किन किन वेरियस पेमेंट और एक्सपेंसेस पे टीडीएस की लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना। जी सर। तो आपको टीडीएस के बारे में पता होना चाहिए। टीडीएस के सेक्शन है, जैसे प्रोफेशनल फीस है, ये की प्रोफेशनल फीस जा रही है पर मंथ की, तो उस पर कौन से सेक्शन लगता है, 194 जे,
तो उसमें क्या है, अगर 30,000 से ज्यादा पर एनएम अगर पर एनम मतलब पूरे साल में 30,000 या 30,000 से ज्यादा फीस पे कर रहे हो आप सीए को, तो उसको 10% या टीडीएस डिडक्ट करके आप उसको पेमेंट करोगे, है ना। सर अकाउंटेंट की फीस अगर मान लो 30,000 रुपये महीना है अकाउंटेंट की सैलरी, उस जब पे भी भी लगे? डिडक्ट होएगा। प्रोफेशनल फीस बात की है मैंने, प्रोफेशनल फीस में कहीं चाहे सीए हो चाहे एडवोकेट हो, सबकी जी जी। प्रोफेशनल फीस, है ना। हाँ सर, सैलरी अलग हो गया। सैलरी पे अलग हो गया, सैलरी सैलरी पे सेक्शन 192 है, सेक्शन 192 एप्लीकेबल होता है। जी जी। ठीक है, अब मैं टीडीएस बता दो, टीडीएस कैसे चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे रहेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको चेक करेंगे, ठीक है, जब बुक्स फाइनल करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे किस किस पे ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है। आपको अगर बुक्स फाइनल कर रहे हो तो आपको टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए और उनकी सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, कौन कौन से सर्विसेज पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है। टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो बुक्स फाइनल नहीं कर पाओगे आप, है ना। अगर आप टीडीएस के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी वीएमई क्लासेस पे कोर्स टीडीएस का भी लॉन्च हो रखा है, तो आप टीडीएस का भी प्रॉपर सीख सकते हो, टीडीएस के बारे में और उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है। देखो, बैंक चार्जेस पे नहीं जाएगा, बिजनेस प्रमोशन है नहीं इतना, नहीं तो इस पे भी जाता क्योंकि सर्विस है। कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी क्या होती है, प्रोफेशन है एक तरह से। देखो, ये टीडीएस में हमने डिडक्ट कर रखा है, ठीक है। तो प्रोफेशनल केस में अगर कंसल्टेंसी आप ले रहे हो तो क्या है, 10% टीडीएस डिडक्ट करके आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। जैसे इसमें नेम आ रहा है नीति गुप्ता जी, है ना, तो मैं इनका लेजर ओपन करता हूँ। तो इनसे हमने, अगर प्रोफेशनल के केस में मैंने क्या बताया, सेक्शन 194 जे एप्लीकेबल होता है और पूरे साल की लिमिट क्या है टीडीएस काटने की, अगर पेमेंट इंक्रीज हो रही है, क्या लिमिट बताएंगे एनीवन एल्स। 30,000 सर। 30,000 पर एनएम, है ना। अगर 30,000 से ज्यादा, देखो अब इनको 30,000 से ज्यादा जा रही है पेमेंट, है ना। अब देखो ऐसा है, अगर आपके पास बिल पहले आ जाता है तो आप बिल पे काटोगे, अगर पेमेंट पहले आ जाती है तो उस पे टीडीएस काटोगे। विच एवर इज अर्लियर, मतलब पहले है जो। ओके जी, इनके बिल पहले आ गए थे और इनकी पेमेंट बाद में गई है, तो हमने टीडीएस करके इनको पेमेंट कर दिया। अब मैं बता देता हूँ टीडीएस को मेंटेन कैसे करते हैं। देखो, जब आप बुक्स फाइनल कर रहे हो तो ये देखो, ये है क्या है, टीडीएस की शीट है। जब आप बुक्स को फाइनल कर रहे हो ना, तो आप क्या काम करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, ऑल F1 करोगे। जैसे यहाँ से हमें दिखा कंसल्टेंसी एक्सपेंस, कंसल्टेंसी पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 194 जे, तो सेक्शन 194 जे, कंसल्टेंसी ओपन करेंगे, कंसल्टेंसी ये आ गया हमारा, देखो आ गया है ना नाम, ये डेटा कर रखा है, ये सीट है, इस पे मेंटेन करना होता है आपको। अगर हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं किसी एक्सपेंसेस पे तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा वो एक्सपेंस। मतलब अगर हम इन पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, 30%। अब देखो, ये किसी पर्सन को पेमेंट गई है 18,000 की, अब इस पे टीडीएस डिडक्ट करना था हमें, जी सर। 18,000 पे टीडीएस डिडक्ट होएगा। एक पर्सन को अगर 18,000 रुपये जा रहा पूरे साल में, टीडीएस डिडक्ट होएगा, नहीं होगा सर। नहीं होएगा। तो मैंने नहीं किया है, देखो डायरेक्ट पेमेंट से एंट्री बुक कर दी है। जिसको 30,000 से ज्यादा पेमेंट जा रही है उसको करना है।
जीएसटी के केस में सर रिवर्स चार्ज, देखो जीएसटी का कोर्स अलग से लॉन्च हो रखा है, तो वो जीएसटी में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसका कोर्स अलग से जो देखना पड़ेगा आपको। और यूट्यूब, हमारे जो वीएमई क्लासेस का यूट्यूब चैनल है ना, उस पे भी क्लासेस हैं आरसीएम के ऊपर। मतलब आरसीएम लगेगा सर? अब आ गया मैं नेक्स्ट, कंसल्टेंसी हमने देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, 194C। तो देखो एवरी एक्सपेंस पे टीडीएस डिडक्ट है, तो आपको ये चेक करना है। कहाँ पे चेक करना है आपको जाके, अगर आपको बुक फाइनल कर रहे हो तो आपको क्या करना है, टैली में बुक फाइनल करनी हो तो आपको सबसे पहले टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए। टीडीएस की नॉलेज तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो भी एक्सपेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं उनको चेक करना है एक एक करके। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस, जैसे ये बुक्स 80% रेडी है, इसमें टीडीएस टीडीएस सब एप्लीकेबल है, तो देखो ये है ना, सीधे डायरेक्ट हो रखा है 194C। और साथ के साथ ये एक्सेल शीट मेंटेन करनी है। ये एक्सेल शीट मेंटेन क्यों करनी है, क्योंकि जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होती है, टैक्स ऑडिट में हमें मेंशन करना पड़ता है। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है 3C या 3CB, है ना, तो उसमें जब ऑडिट रिपोर्ट में हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है जी। जी सर। ये आ गया प्रोफेशनल फीस। देखो ज्यादातर एक्सपेंसेस क्या मिलेंगे आपको, प्रोफेशनल फीस हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंस हो गया, इन पे टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये प्रोफेशनल फीस है, इस पे टीडीएस डिडक्ट हो रखा है हमारा। ये देखो है ना। और देखो, और इसको बुक करने के साथ साथ अभी टीडीएस लाइबिलिटी कहाँ पे आएगी, ड्यूटी एंड टैक्सेज में, करंट लाइबिलिटी में। ये देखो टीडीएस, टीडीएस पेबल। अब मैं यहाँ क्या करूंगा आपको दिखाता हूँ, टीडीएस किस किस पे बुक है। ये सारे एक्सपेंसेस जिस पर टीडीएस डिडक्टेड है। ठीक है जी। टीडी अगर किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना हो तो क्या एंट्री होगी, कोई बताएगा मुझे। लेट सपोज आपको अपने सीए की प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस डिडक्ट करना है, तो कैसे करोगे आप बताओगे। टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। टीडीएस डिडक्ट करना है, पेमेंट की एंट्री नहीं सर, ये तो पेमेंट की होगी, आपने डिपॉजिट कर दिया। हमें किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना है, देन क्या एंट्री होगी। बताइए। पार्टी को डेबिट कर देंगे और टीडीएस लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, नॉर्मल है ना। जैसे प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट, या किसी पर्सन का नेम अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल। फिर ये तो हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, फिर एंट्री क्या होगी, उसकी पेमेंट की होगी, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मल ये दो एंट्री होंगी। ठीक है। टीडीएस में कोई इश्यू है तो बताइए आप। नो सर। देखो टीडीएस डिडक्ट करने से पहले, आपको बुक फाइनल करने से पहले टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए। टीडीएस का एक अलग से सेक्शन हमने इसलिए अलग कोर्स लॉन्च कर रखा है, क्योंकि टीडीएस बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सारे सेक्शन आते हैं। सैलरी पे आपको टीडीएस देखना है कैसे डिडक्ट होता है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हमने टीडीएस का देख लिया कि सारे एक्सपेंसेस, और जो हमारे एक्सपेंसेस हमने क्लेम किए हैं, जो टीडीएस की क्राइटेरिया में आते हैं, उन पे हमने टीडीएस डिडक्ट डिडक्ट प्रॉपरली कर रखा है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सर नीड टू मान लो, रिकंसिडर।
हाँ लो जी, जैसे काटना भूल गए इसमें प्रोफेशनल फीस पे, तो तो सर हमें अब अगर हमने किसी एक्सपेंसेस पे टीडीएस हमने क्या किया, काटा नहीं, तो वो एक्सपेंसेस 30% डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब 30% डिसअलाउ का मतलब क्या होगा? 30% क्यों हुआ सर, 100% नहीं? नहीं नहीं नहीं, 30% होता है टीडीएस के केस में। 30% कैसे होगा? अगर लेट सपोज 30,000 की पेमेंट आपने प्रोफेशनल फीस की कर रखी है, और इस पे थर्ड आपने क्या किया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, नोट डिडक्टेड टीडीएस, तो 30,000 में से जो इसका 70% है ना, वो आप क्लेम कर पाओगे ओनली। 9,000 नहीं होगा सर? और उसका 30% नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, जी सर। समझ में आ गया? अगर हाँ टीडीएस हमने डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब हमने डिडक्ट नहीं किया है। अब आ जाते हैं, नीड टू रिकंसाइल टीडीएस रिसीवेबल विद 26 ईयर्स। 26 ईयर्स क्या होता है? इनकम टैक्स में सर 26 एएस टीडीएस टीसीएस के लिए। देखो, हमने 16 पॉइंट में क्या पढ़ा, हम किसी का टीडीएस डिडक्ट करेंगे, है ना, तो वो जो हम डिडक्ट करेंगे, हम रिटर्न फाइल होगी, और रिटर्न फाइल होगी तो उसको कहां पर शो होएगा, कि वो भी तो रिकंसाइल करेगा कि भाई हमारी पार्टी ने हमारा पैसा काट लिया, क्योंकि आप तो पैसे काट के दे रहे हो ना। तो अब आप उससे क्या कह रहे हो, भाई हम आपका टीडीएस काट रहे हैं और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट कर रहे हैं। पैन नंबर पे कहाँ देखेगा जाके, वो देखेगा जाके 26 एएस में अपने। अब हम किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो हमारा भी कोई करेगा, तो जो हमारे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसको क्या करेंगे, 26 ईयर्स से रिकंसाइल करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा 26 ईयर्स है, दिख रहा है ये आपको, है ना? जी सर। ये क्या है, 26 ईयर्स है। अब इसमें ये पार्टी का नेम आ रहा है, उसका टैन नंबर आता है, आ रहा है, और टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिट, मतलब हमने कितना अमाउंट पे किया और टोटल टैक्स कितना डिडक्ट किया। अब इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? अब जो ये पार्टी है उसका लेजर ओपन कर लेंगे हम अपनी बुक्स में, या फिर आप टीडीएस रिसीवेबल का ही, टीडीएस रिसीवेबल आपके लिए क्या है, एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट है सर ये। एसेट्स है, हाँ एसेट्स है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है, और वो डिपॉजिट एसेट्स है। जब आप अपनी आईटीआर और या अपनी कंप्यूटेशन, जब आईटीआर फाइलिंग होगी, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी हो रही है तो वो टीडीएस से एडजस्ट हो जाएगा, अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो वो आपका रिफंड आ जाएगा। तो इसलिए हमारी वो क्या होती है, डिपॉजिट्स एसेट्स होती है। जी सर। अब क्या है, अब यहाँ देखो इस पार्टी का नाम जो भी है, इस पार्टी का नाम आ रहा है ना, तो इस पार्टी का हम मार्क कर लेते हैं एंट्री, ठीक है। अब इनकी एंट्री हम मैच कर लेते हैं। ये देखो 1 मई है, अमाउंट आ रहा है, ये एंट्री हमारी मैच है। नेक्स्ट एंट्री आ रही है हमारी 7,000 की, ये हमारी आ गई है, ठीक है, मैच है। थर्ड एंट्री ये रही हमारी, ये भी मैच है, ठीक है। फोर्थ एंट्री हमारी है, मतलब जो उन्होंने टिकट डिडक्ट किया है हमने प्रॉपर बुक कर रखा है, ना ज्यादा किया है ना हमने कम किया है ना। जी सर। और अब ये तो पहला तरीका हो गया टीडीएस को 26 ईयर्स से मैच करने का। अब इसका लेजर ओपन करके देख लेते हैं, भाई उसने हमें पेमेंट दी है तो हमारा लेजर भी तो मैच होना चाहिए टीडीएस डिडक्ट होने के बाद। देखो इसका लेजर भी नील है, तो हो रहा है आपको। क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है इसका, 0 आ रहा है ना। ये टीडीएस, ये टीडीएस, ये इस बिल का टीडीएस हो गई है, ये इस बिल का टीडीएस हो गया, और ये बिल का टीडीएस हो गया, है ना। तो मतलब इसने प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट किया और डिपॉजिट भी प्रॉपर किया है, क्योंकि इसका लेजर मैच हो रहा है। आपको ये भी देखना है जाके लेजर भी रिकंसाइल करना है कि अगर उसने टीडीएस डिडक्ट किया तो पूरा टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया है, जी ठीक सर। है। जी सर। अगर आपके पास ज्यादा एंट्रीज हैं, मतलब ज्यादा आपके पास पार्टीज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके
एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके टीडीएस का लेजर, इसका पूरे फाइनेंशियल ईयर ओपन कर लेते हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। इसको क्या करोगे आप, एक्सपोर्ट कर लोगे एक्सेल में। अगर आपके पास ज्यादा पार्टीज हैं, ठीक है, ये आपका टीडीएस लेवल का लेजर हो गया। अब ये पार्टी वाइज आप यहाँ फिल्टर लगा के आप 26 से मैच कर सकते हैं, है ना। जी सर। तो आपको ये भी देखना है बुक फाइनल के टाइम की जो 26 ईयर्स में हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो हमारी बुक्स में है या नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। जी सर। ये सारे स्टेप्स हैं, ये फॉलो करने होते हैं। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक स्टेप कि ये कैसे चेक करते हैं, कैसे क्या करना होता है। एक तरह से यही ऑडिट होता है, मतलब चीजों को क्या करना, रिकंसाइल करना। नेक्स्ट आ जाता है नीड टू चेक पीएफ, ईएसआई, अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज प्रॉपर्ली बुक्ड और नॉट एंड पेड। देखो जो मैंने बुक्स ली है वो नॉर्मल बुक्स ली है क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाए ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मैंने छोटी सी बुक्स ली है जिसकी टर्नओवर बहुत कम है, 1-1.5 करोड़ की टर्नओवर है जिसका ऑडिट होना है ना। अब इसमें मेरे केस में जो सैलरी जा रही है, पीएफ एप्लीकेबल कब होगा किसी पर्सन पे। देखो मेरे केस में ज्यादा एम्प्लॉयज है नहीं, और अगर है तो उनकी सैलरी भी ज्यादा है। पीएफ की एप्लीकेबिलिटी क्या है, किसी को पता है? किसी किसी पर्सन पर पीएफ कब एप्लीकेबल होएगा? देखो कब पीएफ कब एप्लीकेबल होता है, जब आपके फर्म में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्किंग है, तब आपके पास क्या है, प्रोविडेंट फंड आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। किस पे होएगा, 15,000 या उससे कम सैलरी है उनके ऊपर होएगा एप्लीकेबल, है ना। ठीक है सर, समझ में आया पीएफ कब एप्लीकेबल होएगा? जब आपकी फर्म में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्किंग है और जिनकी सैलरी 15 या 15,000 से कम है, उनका पीएफ डिडक्ट करना है प्रॉपर और डिपॉजिट करना है ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के विद इन ड्यू डेट नहीं करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। जी सर। और ईएसआई का भी एप्लीकेबल है। पीएफ तो आपको समझ में आ गया कि जब 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और 15,000 या 15,000 से जिनकी सैलरी कम है, जिन एम्प्लॉइज की, उनके ऊपर हमें पीएफ डिडक्ट करके सैलरी पेमेंट करनी है ना, ठीक है। पीएफ अब ईएसआई कब होएगा? ईएसआई के केस में एप्लीकेबिलिटी क्या है, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और जिसकी सैलरी 21,000 से कम है, उनका ईएसआई डायरेक्ट होना है। अगर कोई पर्सन चाहता है पीएफ के केस में 15,000 से ज्यादा सैलरी पे डायरेक्ट करना चाहता है तो वॉलेंटरी केस में वो अपना पीएफ डायरेक्ट कर सकता है। अब आ जाती है प्रॉपर्ली बुक्ड और नोट। हमने एप्लीकेबिलिटी देख ली, पीएफ ईएसआई की एप्लीकेबल क्या है, बुक फाइनल करते समय में आपको क्या करना है, जो सैलरी पेबल, जो उनकी सैलरी पेबल होगा उसमें जाना है और पर्सन की लिस्ट देखनी है या उनकी सैलरी शीट पे रोल मंगाना है, किसका, फर्म का। और फर्म में आपको क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि उनके पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग है ना, और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग है, और किनको पीएफ के केस में किन एम्प्लॉय की सैलरी 15 या 15,000 से कम है, उनको चेक करना, और उन पर पीएफ डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है विद इन ड्यू डेट। अगर विद इन ड्यू डेट नहीं हुआ है तो ये पीएफ, ईएसआई और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं, जिसका एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी क्लेम कर सकते हो जब आपने विद इन ड्यू डेट किया है। अगर आफ्टर ड्यू डेट किया है तो आफ्टर ड्यू डेट में आपको चेक करना है कि वो उस फाइनेंशियल ईयर में फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट सपोज हमने 22-23 का पीएफ, 22-23 में किसी मंथ का पीएफ, लेट सपोज मार्च का मंथ ले लेते हैं, मार्च 2023 जो कि 22-23 के फाइनेंशियल में आएगा, है ना। और मार्च में जो सैलरी पेमेंट होनी है मार्च की, उसका पीएफ आपने, पीएफ की ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ ऑफ 15, 15 से पहले पीएफ ईसा आपको डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट के पास, है ना। अगर आपने 15 से पहले, मार्च का पीएफ कब जाएगा, मार्च का पीएफ जाएगा 15 अप्रैल। अगर आपने 15 अप्रैल से पहले पेमेंट नहीं की पीएफ ईएसआई की, तो आप मार्च का जो पीएफ का एक्सपेंसेस होगा, जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो आप एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, उसको डिसअलाउ कर देगा सीए।
कब? जब वो कंप्यूटेशन बनाएगा और टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। जी सर। और वो क्लेम कब करेगा? वो क्लेम करेगा आके, अभी ये तो 22-23 का मार्च था, अब वो क्लेम कब करेगा आके, क्योंकि पेमेंट तो चली गई भाई। लेकिन उस ईयर में नहीं करेगा, वो आएगा नेक्स्ट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। जब 23-24 की कंप्यूटेशन बनेगी तब वो उसका डिडक्शन क्लेम कर लेगा पेमेंट बेस पे। मतलब पीएफ ईएसआई का एक्सपेंस आप कब क्लेम कर सकते हो? पेमेंट बेस पे होता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये समझ में जी आ सर। गया? पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल कब है? कब है पीएफ के? जी। एनुअल सैलरी बताएगा मैंने क्या बताया पीएफ में, चैट 20 बॉक्स में मैंने। एम्प्लॉय। पीएफ के केस में एप्लीकेबिलिटी के क्या है, फर्म के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर? कंपनी में 20 एम्प्लॉय होने चाहिए, उनकी सैलरी 15,000 से नीचे हो। हाँ, 20 या 20 से ज्यादा अगर एम्प्लॉय है और 15 या 15 से उस पर पीएफ डिडक्ट होएगा। और ईएसआई 10 या 10,000 और 21,000, 10% और 21,000 हाँ सैलरी। हाँ, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय तो ईएसआई होएगा, और 21,000 से नीचे सैलरी उन पे होएगा, ठीक है जी। और ड्यू डेट जी। क्या है? नेक्स्ट 15 मंथ तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ। 15, ठीक है। जी सर। अब आ जाते हैं, देखो हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए? 18 पॉइंट कवर कर लिए हैं। नीचे के 4 पॉइंट रिमेनिंग है, जो कि मैं आगे के लेक्चर, आगे के सेशन में लूंगा, और उस सेशन में मैं आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जो ये मैंने बुक्स आपको बना रखी है, क्योंकि इसमें ही मैंने आपको प्रॉपर समझाया है। ये जो मैंने बुक्स बना रखी है ना, ऐसे ना, इन्हीं की बुक्स मैं बताऊंगा आपको कैसे ये प्रॉपर बुक फाइनलाइज हो चुकी है। डेप्रिसिएशन क्रिएट है, ऑडिट फीस मैंने आपके सामने बुक की, जो कि मैंने बुक नहीं की थी, है ना। तो इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। अगर इसमें आपको डाउट है, पॉइंट नंबर 1 से लेके 18 पॉइंट तक, तो आप बताइए। मैंने आपको 26 एस दिखा दिया, कैसे मैच करना वो बता दिया, है ना। जी सर। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए किसी को, नहीं तो आगे का हम आगे के सेशन में अब मैं रिमेनिंग पॉइंट बताऊंगा जो 18 के बाद चालू है। और जो टैक्स ऑडिट बुक फाइनलाइजेशन का जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, वो एवरी थर्सडे होंगे, एवरी वीक में। जो थर्सडे का दिन होगा उस दिन हमारा लाइव सेशन होगा जूम पे। जो पीछे के पॉइंट्स जिन्होंने नहीं देखे, वो मेरे पुराने जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड है प्रॉपरली, वहां पे भी देख सकते हो। और जो रिमेनिंग है वो पोर्टल पे है। जी सर। चलो, किसी को आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब किसी को डाउट नहीं है ऊपर से, मतलब जितने जो पॉइंट मैंने कवर कर दिए 18 पॉइंट, आगे के मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। थैंक यू जब तक, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।